हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का एक धमाकेदार दोबारा सेशन शुरू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू एनालिसिस, यानी कि कैसे जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें वो कुछ हिंट छोड़ता है, उन हिंट को हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से समझ सकते हैं, उस पैटर्न को समझ सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से लगा लें। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए एक फ्री मेंटोरशिप है, पूरी तरह से फ्री है। ध्यान रखना, जीत के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस मेंटोरशिप में हम आपको वो चीज देने वाले हैं जो आप बहुत सारी फीस पे करके भी नहीं पाते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी हर तरफ से मदद करेंगे, चाहे वो स्टडी मटेरियल को लेके हो, चाहे क्लासेस को लेके हो, चाहे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके हो, या बात बात पे आपको जो मेंटोर की जरूरत पड़ती है, आपको एक होता है ना हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की, उसकी जरूरत पड़ती है, वो सब आपको देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे ज्वाइन करना है, देखिए। नंबर एक, क्या करोगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस ग्रुप से सीधा ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, 9696722831। ठीक है, 969696, ध्यान, 2 मिनट, कई बार 9696 हो गया, कोई नहीं, फिर से सुन लो, 96967228 और 31, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए, आपको हम वैसे ही ग्रुप में जोड़ देंगे। काफी अच्छी बात है। और 30 जून को एक ग्रोथ मीटिंग है, उस ग्रोथ मीटिंग में बहुत जबरदस्त सेशन होगा, 2 ढाई घंटे का होगा, जो आपकी बॉडी में ना एक ऐसी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा जो आपके अगले 10 साल के विजन को क्लियर करेगा कि मुझे अगले 10 साल में कहाँ होना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यूपीएससी के लिए तो सिर्फ 2 साल चाहिए भाई, बहुत होते हैं। चलिए, तो 2023 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 22 के कर लिए थे, 21 के कर लिए थे, 20 के कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 2019 के क्वेश्चन। प्लेलिस्ट है, जाके वहां हर एक क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, और मेंटरशिप वाला वीडियो देखना है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख लीजिए। चलिए, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, सम सम स्पीसीज ऑफ फिश हर्बीवोरस, ओके, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, और सम स्पीसीज ऑफ स्नैक इज विविपोरस। यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें बार बार क्या लिखा है बेटा, कुछ कुछ प्रजातियां, कुछ प्रजातियां, कुछ प्रजातियां, कुछ प्रजातियां। अब आपको हो सकता है सभी कछुओं के बारे में ना पता हो, सभी मछलियों के बारे में ना पता हो, सभी स्तनधारियों के बारे में ना पता हो, सभी सांपों के बारे में ना पता हो। तो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट क्यों बनाता है, वो ये जानने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता सभी कछुओं के बारे में। इतने कछुए हैं पूरी दुनिया में, इतनी मछलियों की प्रजाति है, क्या सबको जानते हो कि सभी मांसाहारी है? क्या कुछ ऐसी हैं जो शाकाहारी नहीं हो सकती? क्या सबके बारे में स्पेशली जानते हो? नहीं जानते हो ना। तो ऐसे स्टेटमेंट अमूमन सही होते हैं, अमूमन क्या, लगभग लगभग ऐसे सही होते हैं जहां पे सम की मामला दिया होता है। तो क्या बातें हैं यहाँ पे भाई, ऑप्शन 4, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। मैं यही चुन के आऊंगा क्योंकि यही पूछ रहा है कि सही क्या है कि नहीं। अब देखो मेरी बात, सेम क्वेश्चन 2023 में आया, सेम क्वेश्चन इसी टाइप से 2022 में आया, 21 में आया, 20 में आया, 19 में भी आया है। करके आओगे ना एग्जाम में, करके आना भाई, करके आना, 24 में भी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था, डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। अच्छा जी, यानी कि पार्लियामेंट का एक एक्ट है 1959 का, वो एग्जेम्प्ट करता है सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके भाई। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंड 5 टाइम्स, यानी कि जो उपयुक्त अधिनियम है वो 5 बार संशोधित किया गया है। अगला क्या लिखा है, लाभ का पद शब्द भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित है। कुछ लोग को हंसी आ रही होगी क्योंकि उन्होंने ये चीजें, अगर वो लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिफाइन नहीं होती है कि नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना है प्रोविजंस के लिए, है ना। वो हमें चीजें बताता है कि हमें ऐसे करना है,
उसकी डिफिनेशन कौन देगा? ध्यान रखना, लॉ। इसीलिए संविधान सर्वोच्च है और उससे रिलेटेड लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर 3 नंबर जहां जहां है मैं उसको काट दूं तो ऑप्शन क्या बचता है? केवल 1 और केवल 2, है कि नहीं? तो यानी कि जो पार्लियामेंट का ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक्ट है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कई सारी डिस्क्वालिफिकेशन पे छूट दे रखी है, और दूसरा कि इसको 5 बार संशोधित किया गया है। तो ये दोनों बातें अब हमें नॉलेज में आ गई। ठीक है, आराम से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये देखो, आप जाके ना प्रीवियस जो मैंने कराया है क्वेश्चंस जाके देखना, इस टाइप के कितने 5 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, 23 में, 22 में, 20 में, 21 में और अब 19 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश, ओके, अधिकांश ऐसे शब्द हैं तो अंडरलाइन, विदेशी ऋण सरकारी संस्थाओं पर बकाया है। यानी कि जो सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं, वो विदेशी ऋण सबसे ज्यादा लिया है भारत में। अच्छा ये बताओ, अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आरबीआई है और पूरे बैंक है। अगर मैं मानूं सबसे ज्यादा लोन आदमी लोग लिए होंगे या गवर्नमेंट ली होगी, एक बार बताना। जो भारत की जनता है वो ज्यादा लोन ली होगी या भारत सरकार लोन ली होगी? तो आप यही कहोगे यार, लोग ज्यादा लोन लिए होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने हाउस लोन लिया, किसी ने कार लोन लिया, किसी ने बाइक लोन लिया, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया, वो भी तो लोन है। यानी कि लोगों ने ज्यादा लोन लिया है। तो सीधी सी बात है, सोचो जरा कि विदेशी जो मामला है तो वहां पे कंपनियां हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, वो ज्यादा लोन लोगे, सरकार इतना लोन नहीं लेती है। ओके, और लेती भी है तो वो लोगों से कम ही रहता है। अगर हम टोटल इनकम पूरे देश की मान लें और भारत सरकार की इनकम मान लें तो बहुत कम आएगी। क्यों? कि लोगों की इनकम ज्यादा होगी। लोग अपनी इनकम का थोड़ा सा टैक्स पे करते हैं सरकार को, और सरकार के पास कितनी इनकम है जानते ही हो। मतलब लोगों के पास कितनी इनकम है अब आप खुद समझ जाइए। तो ऐसा स्टेटमेंट आपसे सीधा सीधा यूपीएससी कहता है क्या है? गलत है। ठीक है, हिंट को समझिए। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट्स, मोस्ट ऑफ अधिकांश, ऐसे शब्दों से बचना है। भारत का सारा विदेशी कर्ज अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है। यानी कि ऑल इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। यानी कि भारत सरकार ने अभी तक, इंडिया ने जितना भी डेट लिया है वो सिर्फ यूएस डॉलर में लिया है। तुम्हें लगता है कोई कंपनी, भारतीय कंपनी है, दुबई में काम करती है, तो दुबई की जो वहां की सरकार है, मतलब यूएई की जो सरकार है, वहां से लोन लेगा ना। अब कोई कंपनी है जो जाके किसी ऐसी कंट्री, रशिया में रहती है तो वहां रशियन का लेगा ना, चाइना में रहती है तो चाइना का लोन लेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर डॉलर में रुपया ही होगा, मतलब हर लोन रुपया डॉलर में होगा। और यहाँ क्या लिखा है? ऑल, ऑल, खुद सोचो, है ना? तो सारा धन तो नहीं हो सकता सर, ये तो मामला मुझे गलत लग रहा है। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट एक्सट्रीम होते हैं और ये गलत होते हैं, ध्यान रखना। और ये सिर्फ चतुराई है और आपको ऐसी चतुराई पकड़नी पड़ेगी एग्जाम निकालना है तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। ओके, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत क्वेश्चन नहीं लेके आता हूं, लेकिन इतना सेशन मैं ले लिया हूं कि आराम से मैंने 50 से 60 क्वेश्चन इस अभी तक बचा चुका हूं, जो आराम से ट्रिक पे लगना है। हर पेपर में मैं 20 क्वेश्चन लगा रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो 40 नंबर। 40 में 35 सही कर दो, 30 सही कर दो। यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, 30 तो हो जाएंगे। चलिए अगले, तो क्या हो गया? तीसरे का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से ही क्वेश्चन आ गया। इंग्लिश में क्या लिखा है? अच्छा, हिंदी टाइपिंग नहीं है, आप इंग्लिश देख लो, हिंदी वाला टाइप नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्क है करेंसी क्राइसिस का, उसको क्या करेंगे भाई? कम करेंगे। यानी कि जो भारत में मुद्रा है उसकी क्राइसिस को कम करेंगे। इनमें से ऐसा क्या है? ठीक है, पहला फैक्टर इन्होंने क्या लिखा है? द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ आईटी सेक्टर। यानी कि जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, वो क्या कर रहा है? फॉरेन में पैसे कमा रहा है। तो सीधे अच्छी बात है, फॉरेन से पैसे आएंगे तो और ज्यादा हमारी करेंसी बढ़ेगी, तो
ऐसा तो नहीं है कि ये रिस्क रिड्यूस होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, जो फैक्टर है, ये फैक्टर पक्का बता रहा है कि भाई इससे क्या होगा, हमारा जो मामला है वो रिड्यूस होगा, यानी कि हम रिस्क में नहीं जाएंगे, है कि नहीं भाई। रिड्यूस कर रहा है ना रिस्क हमारा, क्योंकि पैसा आ रहा है, तो जो करेंसी क्राइसिस है उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। सही बात है सर, क्योंकि पैसा आ रहा है। दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा यानी कि सरकार खर्चा करे, सरकार एक्सपेंडिचर करे। अच्छा, सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या होगा, करेंसी का इश्यू आ सकता है। क्यों? क्योंकि क्या पता सरकार बाहरी कंपनी को बुला के काम कराए, जैसे मेट्रो। अब मेट्रो पे क्या था कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था, कहीं कहीं ऐसा है विदेशी कंपनियां आके लगा रही है, तो सरकार का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, करेंसी क्राइसिस आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है सर, क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये काट देते हैं। अगला क्या लिखा है, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड। अच्छा, जो विदेशी हैं जो बाहर से पैसे भेजेंगे, अब भेजेंगे तो हमारे यहाँ तो करेंसी और आ जाएगी, पैसा और आ जाएगा, तो रिस्क कम हो जाएगा। तो ये बात भी सर सही लग रही है। तीसरा भी, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट और दूसरा गलत है, तो सीधी सी बात है दूसरा काट देंगे। 1 एंड 3 इज करेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग सोचा, आराम से उत्तर निकल के आया। ऐसे ही सोचना है, थोड़ा समय देना, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में अपने आप उत्तर आएगा। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा हमारा, बी। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के अनुसार प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर मौजूद है, यानी एज पर लॉ। कानून के हिसाब से जो कंपनसेटरी एफोर्डेशन फंड है, उसका जो मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी है वो दोनों जगह रहती है, नेशनल में, स्टेट लेवल में। ठीक है भाई, अगर हम बात मान लें कि जो वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना है वो दोनों स्थान पे हो सकती है, हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है। आगे क्या लिखा है, पीपल पार्टिसिपेट इज मैंडेटरी, ठीक, इन द कंपनसेटरी एफोर्स्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी एफोर्स्टेशन फंड एक्ट 2016, यानी कि प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के तहत किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। अब मुझे ये बताओ, सरकार कोई एक्ट लॉ लेकर आ रही है, आज तक तुमने ऐसा कोई लॉ देखा है जहां पे कहा गया कंपलसरी है, कंपलसरी है? कुछ सोचिए आप। और वन रोपण में आप खुद सोचो, कंपलसरी सरकार नहीं कह सकती है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम होगा क्या, सब अगर वही काम में जाएंगे, इसका मतलब है अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो सबको वही करना है। यहाँ तक कि वोटिंग कंपलसरी नहीं है भाई, आप वोट देने की बात आती है तो वो भी कंपलसरी नहीं है। कहा जाता है मत का दान दीजिए, आइए वोट दीजिए, कंपलसरी नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी, अब ये यूपीएससी ना बस जानना चाहता है कि तुम इतने सारे एक्ट पढ़ के आते हो, इतनी जीएस की पढ़ाई पढ़ के आते हो, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी विकास हुआ? तुम किसी चीज को सोच पाते हो कि नहीं, कि किस हिसाब से लॉ बनाए गए हैं, तो उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, है ना, और क्या बातें गलत हो सकती हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन तो 100% गलत है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या, ये होगा, क्योंकि दोनों स्तर पे मौजूद हो सकता है। तो ऑप्शन 1 ओनली इज करेक्ट, तो पांचवे का ए, बिल्कुल पांचवे का ए ही सही है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आने हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम मुश्किल से कुछ दिन ही बचे हैं आपके, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और ये प्रोग्राम 100% ज्वाइन कीजिए। जिंदगी में बहुत कुछ करना है यार, अभी तो बस शुरुआत है। आइए मिलिए, आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, जो आपको अंदर से ना एक उबाल लेकर आएगी, एक उत्तेजना पैदा करेगी कि जिंदगी में मुझे भी बहुत कुछ करना है और हम कर सकते हैं, क्योंकि इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। यूपीएससी तो एक छोटी सी चीज है हमारी जिंदगी में, ठीक है। इसको अचीव करके बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन उसके लिए वो ग्रोथ मीटिंग और ये मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।